हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 का पार्ट 4। तो आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। मतलब जो गोली दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो दर्पण का द्वारक अगर वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर की क्या होती है, आधी होती है। यह बराबर R/2 होता है। आखिर ये कैसे होता है, चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूव करेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए प्रूव करेंगे, मान लिया जाएगा M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। यह हमारा M1 और M2 क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव क्या है, P है। फोकस F है, फोकस क्या है, F है। तथा वक्रता केंद्र C है, तथा जो इसका वक्रता केंद्र वह क्या है, C है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण AB, यह हमारा मुख्य अक्ष है। सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या होती है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या है, ए बी है। दर्पण के बिंदु बी से टकराती है। जो ए बी किरण है वह दर्पण के बिंदु बी पर टकरा रही है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो दर्पण से टकराने के बाद वह क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो यही कार्य यहाँ पर भी, मतलब ए बी जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है और बी से टकराया और मुख्य फोकस से होकर चला जा रहा है। दर्पण के बिंदु बी को वक्रता केंद्र सी से मिलाने पर सी बी प्राप्त होता है। मतलब बी को वक्रता केंद्र सी से मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सी बी प्राप्त होगा, जो कि दर्पण पर अभिलंब होगा। जैसा कि हम जानते हैं, केंद्र से दर्पण पर कोई भी अगर रेखा खींच दिया जाए तो वह क्या होता है, अभिलंब होता है। तो सी को अगर बी से मिला दिया जाए तो यह हमारा क्या होगा, अभिलंब होगा। चित्र जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यह हमारा क्या है, आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण, और सी बी क्या है, अभिलंब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कोण ए बी सी आपतन कोण है। जो कोण ए बी सी है, मतलब जो यह वाला कोण है वह क्या है, यह वाला कोण है वह क्या है, आपतन कोण है। मतलब कोण ए बी सी आपतन कोण तथा कोण सी बी एफ परावर्तन कोण है। और कोण जो सी बी एफ है, मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर, यह हमारा क्या है, परावर्तन कोण है। जैसा कि हम जानते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन के नियमानुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, परावर्तन के नियमानुसार। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तथा इसके अलावा एक चीज होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई दो रेखा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से है, दो रेखा है इस तरह। अगर इस पर कोई एक रेखा इस तरह खींच दिया जाए, एक दोनों को काटते हुए एक रेखा खींच दिया जाए, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो कोण बी यहाँ पर है और कोण बी यहाँ पर है, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब कोण ए और कोण ए आपस में बराबर होंगे और कोण बी आपस में बराबर होंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ है, देख सकते हैं। मान लीजिए यह वाला रेखा यह है और यह वाला रेखा यह है, और यह ये वाला रेखा है। मान लीजिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कहाँ है, ए बी सी। यहाँ पर जो कोण बन रहा है किसके बराबर होगा, जो नीचे वाला होगा। तो नीचे क्या बन रहा है, कोण सी है, तो कोण बी सी एफ। तो यह कोण ए बी सी किसके बराबर होगा, कोण बी सी एफ। किस नियम के अनुसार, एकांतर कोण के नियम अनुसार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एकांतर कोण के नियम अनुसार यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, कोण ए बी सी दोनों बराबर है, तो यह दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी एफ बराबर कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एफ बराबर एफ सी। ऐसा क्यों, बी एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, यहाँ पर बी है,
ध्यान दीजिएगा। और कोण बी सी एफ, बी सी एफ, जैसा कि अगर मान लिया जाए यह त्रिभुज हमारा है, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है हमारा बी है, यहाँ पर क्या है सी है, यहाँ पर क्या है एफ है। तो कोण बी सी एफ कहा है, क्या कहा है पहले, कोण सी बी एफ है। तो सी बी एफ यह वाला कोण और कोण क्या है बी सी एफ है, मतलब बी सी एफ, मान लीजिए बी सी एफ और यह वाला कोण दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है यह है, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है यह है। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो त्रिभुज के समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं। अब यदि मान लिया जाए कि जो दर्पण है और उसका द्वारक छोटा है, जो दर्पण है उसका द्वारक क्या है बहुत छोटा है, तो जो बिंदु बी होगा वह ध्रुव पी के क्या हो जाएगा बहुत निकट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अगर दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, या जो दर्पण है उसका द्वारक क्या कर दिया जाए छोटा कर दिया जाए, तो क्या होगा बिंदु बी ध्रुव पी के निकट हो जाएगा। तो जो बिंदु बी है वह पी के क्या आ जाएगा निकट। अगर इसको पतला कर दिया जाए मतलब छोटा कर दिया जाए तो बी और पी क्या हो जाएंगे पास पास आ जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग बी एफ लिखें या पी एफ लिखें दोनों बात एक ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। अतः पी सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं पी एफ बराबर एफ सी, और पी एफ प्लस पी एफ मतलब एफ सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पी एफ और पी एफ को जोड़ेंगे तो 2 पी एफ हो जाएगा, और पी एफ बराबर क्या आ जाएगा 1/2 पी सी। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग देख सकते हैं चित्र में देख सकते। मान लीजिए पी एफ है, पी एफ है, पी एफ और एफ सी आपस में बराबर होंगे, ये तो मालूम ही है पी एफ और एफ सी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो पी एफ एफ सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं। तो पी एफ और पी एफ जुड़ के क्या हो जाएगा 2 पी एफ हो जाएगा। और हम लोग पी एफ को क्या लिख सकते हैं 1/2 पी सी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों दूरी में अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो एक दूरी निकल जाएगा। तो यही कार्य यहाँ पर भी किया जाएगा। तो पी एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 पी सी लिख सकते हैं। यदि फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या है एफ है, और वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर क्या है आर है, तो एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं r/2। पी एफ बराबर क्या है हमारा स्मॉल एफ है। कैसे है पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या है स्मॉल एफ है, फोकस दूरी है, मतलब दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है फोकस दूरी कहलाती है। यह हमारा क्या हो जाएगा फोकस दूरी हो जाएगा। और पी से लेकर सी तक की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, मतलब स्मॉल आर कहलाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पी एफ के जगह पे एफ लिख सकते हैं और पी सी की जगह पे आर लिख सकते हैं, और 2 तो 2 ही रहेगा। तो यह उत्तल अवतल दर्पण के लिए हमारा प्रूफ हो गया कि यह बराबर क्या होता है r/2 होता है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण के लिए, मतलब उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसके लिए मान लेंगे m1 और m2 ये क्या है उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है p है और फोकस क्या है f है, और वक्रता केंद्र क्या है c है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण AB, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हमारा यही है, P और C को मिलाने वाली रेखा क्या होती है मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा AB है, दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। दर्पण के बिंदु B पर क्या हो रहा है टकरा रहा है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और परावर्तन के बाद इधर चला जाएगा। और यह कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तथा BD दिशा में आगे निकल जाती है, और BD दिशा में आगे निकल जा रही है। यदि दर्पण के वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाकर n तक बढ़ाया जाए, मान लीजिए वक्रता केंद्र C है और बिंदु B है, C और B को मिलाकर अगर आगे हम बढ़ाएं तो यही हमारा क्या हो जाएगा अभिलंब हो जाएगा। मतलब C और B को n तक बढ़ाएं तो यह B और n जो होगा वह क्या होगा हमारा अभिलंब होगा। तो BN दर्पण के बिंदु B पर क्या होगा अभिलंब होगा। चूंकि कोण ABN हमारा क्या है आपतन कोण है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं कोण ABN क्या है हमारा आपतन कोण है, और कोण NBD क्या है परावर्तन कोण है, और कोण NBD क्या है परावर्तन कोण है।
और परावर्तन कोण के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, कोण एन बी डी हो जाएगा। इसके बाद दिया है कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी, कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोण ए बी एन है और कोण एफ सी बी है, या क्या है, संगत कोण है। संगत कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई दो रेखा है, अगर दोनों को काटते हुए एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो जो कोण ए होगा और यहाँ पर जो कोण बी बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं, मान लीजिए एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, और इसको काटता हुआ एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो जो यह कोण होगा और यह कोण होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो कोण ए बी एन बराबर कोण क्या हो जाएगा, एफ सी बी। यह संगत कोण के नियमानुसार हुआ है। तो फ्रॉम 1 and 2 मतलब समीकरण 1 और 2 से हम लोग मिलाकर क्या लिख सकते हैं, कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी। मतलब यह दोनों आपस में बराबर है तो इसको दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी। इसके बाद लिख सकते हैं कोण एन बी डी बराबर कोण सी बी एफ। यह किस नियम से लिखे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, कोण एन बी डी और कोण क्या है, सी बी एफ, कोण सी बी एफ। यह क्या होता है, मान लिया जाए अगर कोई दो रेखा है इस तरह और इस तरह, यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर ए बन रहा है और यहाँ पर बी बन रहा है तो कोण ए और कोण बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण एफ सी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ हो जाएगा। और बी एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो बराबर कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चित्र में हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि पिछले वाले अवतल दर्पण के लिए था कि त्रिभुज के जो समान कोण होते हैं उनके सामने वाली भुजा क्या होती है, समान होती है। सेम चीज़ इसमें भी है, जो कोण समान है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, समान ही होगी। अब मान लिया जाए कि जो दर्पण है उसका द्वारा क्या है, बहुत छोटा है, मतलब बिंदु बी जो है पी के बहुत निकट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एफ बराबर पी एफ। मतलब बी और पी आपस में क्या है, मतलब बहुत निकट है, तो हम लोग बी लिखें या पी लिखें बात एक ही पड़ेगा। तो बी एफ लिखें या पी एफ लिखें दोनों एक ही रहेगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर एफ सी, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। ऐसा क्यों हुआ है, पी और सी पूरा दूरी हमारा क्या है, पी सी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ और एफ सी को जोड़ दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, पी सी। मतलब पी सी बराबर हम लोग पूरा दूरी को क्या लिख सकते हैं, पी एफ और एफ सी लिख सकते हैं। तो यह पी एफ हो गया और यह क्या हो गया, एफ सी हो गया। इसके बाद पी एफ की जगह पे पी एफ ही है और एफ सी की जगह पे क्या लिख दिया गया है, पी एफ लिख दिया गया है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पी एफ बराबर क्या होता है, एफ सी होता है, मतलब पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो पी एफ और पी एफ मिलकर क्या हो जाएगा, 2pf। तो पी सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2pf। और पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पी सी। मतलब पी सी बराबर हम लोग 2pf, क्यों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, पी एफ है। मतलब यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर 1/2 पी सी लिख सकते हैं। पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो पी एफ बराबर एफ, वक्रता त्रिज्या क्या है, पी सी आर। तो यह बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/2। तो फोकस दूरी बराबर मतलब क्या, हमारा क्या सिद्ध हो गया, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।